Hello students, how are you? Myself engineer Tanveer Ahmed, chemistry coach at Celsius Institute and NEET काकाजी प्लेटफॉर्म। जैसा कि बच्चों उम्मीद के मुताबिक अपना नीट का पेपर हो चुका है और जैसा कि हमने प्रिडिक्शन पहले से किया था कि बहुत ही इजी पेपर आने वाला है और आपने देखा भी होगा, आप पेपर देके आ चुके हैं। पेपर बहुत इजी था, एनसीईआरटी बेस्ड था। और अगर मैं बात करूं आपसे फिजिकल केमिस्ट्री की, बेसिकली मैं आपसे यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही है उनको सॉल्व करवाऊंगा और उनके आंसर की आपको बताऊंगा। और आफ्टर दैट हमारे एचओडी सर रेस्पेक्टेड डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत वो आपसे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आपको सभी को पता ही है, पेपर के एनालिसिस हम बता चुके हैं कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और उसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आपको करने थे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम हमारे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन दी गई है कि CH4 प्लस Cl4Cl2। आपको रिएक्शन दी गई है बच्चों CH4 प्लस 4Cl2 दैट गिव्स CCl4 प्लस 4HCl। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपसे पूछा क्या गया है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन की यहां पे बात करें, हमारे पास कार्बन यहां पे दो ही कंपाउंड में है, CH4 CCl4। यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, X = -4। और अगर यहां पे देखते हैं इस कंपाउंड में कार्बन के लिए मैंने X माना प्लस 4, क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है -1 = 0। यहां पे कितना आएगा +4। यहां पे जो है हाइड्रोजन वो +1 स्टेट में है। क्यों? क्योंकि आपके पास में कार्बन जो है वो क्या एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन क्या होता है +1 स्टेट में, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे क्या होगा -4 to +4। और ये ऑप्शन जो है आपके पास कहां दिया गया है, आप देख लीजिए, ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर, -4 to +4। ओके, आई होप आपने ये सही किया होगा। ठीक है, ये जो एक चीज मैं आपको यहां पे मेंशन करना भूल गया था पहले, ये जो हम केमिस्ट्री के आपसे क्वेश्चन डिस्कस यहां पे कर रहे हैं, ये G3 कोड G3 के अकॉर्डिंग यहां पे हो रहा है। जिसका G3 है उसके लिए 136 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग platinum electrode, the product obtained at the anode will be। बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन, वो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। इसमें तो कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। आपको इलेक्ट्रोड दिया गया, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 की बात की गई है। तो ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 कहां पे पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है बच्चों एनोड पे। एनोड पे, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये सभी को पता है। डाइल्यूट H2SO4 का जो हमारे पास में केस है बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 का केस है, उसमें क्या होता है, एनोड पे क्या जाएगा OH नेगेटिव और SO4 -2। इन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन, सभी को पता है। और जीतेगा कौन, OH नेगेटिव। और क्या आएगा इससे, O2। दैट इज योर राइट आंसर, ऑक्सीजन गैस एनोड पे। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा बताने का नहीं था। डाइल्यूट H2SO4 के लिए आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, डायरेक्टली ये दिया गया है कि एनोड पे आपको क्या मिलेगी, O2। ओके, थैंक यू। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। An increase in the concentration of the reactant of a reaction leads to the change in, leads to the change in। इसमें अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास में दिया गया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या आएगा बच्चों, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि जो आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब आप क्या करते हो, जब आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, इट मींस क्या हो रहा है, हायर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन।
हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, और जितनी ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी होगी कोलिजन की, उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दैट इज फ्रॉम डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ऑप्शंस है वो सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द गैसेस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, योर थर्ड चैप्टर, सॉरी फोर्थ चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी 11th class. A mixture of N2 and argon gas in a cylinder contains 7 gram of N2 and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture is 27 bar, the partial pressure of N2 is, partial pressure of N2 पूछा आपसे गया है। आपको दिया क्या गया है, एक कंटेनर है बच्चों और उसमें क्या है N2 प्लस आर्गन। N2 प्लस आर्गन आपके पास में 2 है और इसका टोटल प्रेशर कितना है 27 बार। जहां पे आपको N2 गैस कितनी दी गई है 7 ग्राम और आर्गन कितनी दी गई है 8 ग्राम। ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर पूछा गया है तो मुझे क्या चाहिएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अगर यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैलकुलेट करना चाहे तो 7/28 मोल ऑफ द N2 एंड टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर, तो 7/28 दैट इज योर मोल फ्रॉम द N2 एंड आर्गन के लिए कितना होगा 8/40। यही आपको दिया गया है, आप इसको कैलकुलेट अभी मत कीजिए। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की बात करूं तो क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन यानी 1/4, ये कितना आएगा 1/4 प्लस 1/5 इंटू में 27, कितना आएगा बच्चों 27। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा 1/4 इंटू में कितना आ जाएगा 20 इंटू में 9 27, ये आने वाला है आपका आंसर। कितना आएगा बच्चों 9 3 जा एंड 5 जा, इट्स 15 बार, इट्स 15 बार। ये आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये है आपका बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, द रिएक्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज, हमें रिएक्शन, ओके यहां पे आपको रिएक्शन नहीं दी गई है, यहां पे आपको रिएक्शन नहीं दी गई, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। रिएक्शन जो आपके पास में है, 2 क्लोरीन के एटम हैं और वो क्या कर रहे हैं Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। 2 क्लोरीन के एटम क्या हो रहे हैं Cl2 गैस में हो रहे हैं, और इसका मतलब क्या है, Cl2 गैस क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है। और जब स्टेबिलिटी होती है, जब जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तब तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच लेस देन 0। डेल्टा एच क्या होगा बच्चों, लेस देन 0 मीन्स ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है आपकी। और हो क्या रहा है, 2 क्लोरीन एटम आपस में रिएक्ट करके Cl2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इट मींस उसकी एंट्रोपी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एंट्रोपी डिक्रीज होने का मतलब क्या, डेल्टा एच क्या होगा आपका नेगेटिव। और तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी ऑन योर स्क्रीन, दैट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। An element has body-centered cubic structure with a cell age, with the cell age 288 picometer. The atomic radius is very easy question from the solid state. From the solid state आप सभी जानते हैं क्या, आपको दिया क्या गया है, A28 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर। और हमारे पास में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, 4r√3a। ये हम डायरेक्टली जानते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना क्या है, रेडियस निकालनी है एटम की, r क्या आ जाएगा √3/4 इंटू में a। इवन अगर आप देखोगे ऑप्शन में भी तो सिर्फ आपसे वैल्यूज पुट कराई गई है, आपसे सॉल्यूशन नहीं मांगा गया। तो ये एक आपको वैल्यू पुट करनी थी और आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन, आपके पास में फिर आपको एलिमेंट यहां पे नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, 71 एंड दैट इज 175 सॉरी। ये आपके पास में क्वेश्चन में जो था
आपके पास में जो दिया गया है वो एलिमेंट ये है, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो बच्चों मेरे पास न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन क्या होता है मेरा, चलो छोड़ो, पहले प्रोटॉन देखते हैं। प्रोटॉन कितने होंगे, 71, न्यूट्रल है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 71, यही होंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें यहां पे इसके एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो मास नंबर हमारे पास कितना है 175, यहां से न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन कितना है 71, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 175 माइनस 71, 104 रेस्पेक्टिवली पूछा गया है, रेस्पेक्टिवली पूछा गया है, तो आपके पास में क्या होगा, डी ऑप्शन। क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए केमिकल काइनेटिक्स है, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 4.606 into 10 की पावर -3 सेकेंड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ ए रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपके पास में रेट कांस्टेंट के लिए 2.303 अपॉन में टी क्या आता है बच्चों, log ए अपॉन में ए नोट माइनस एक्स, यही आता है, सॉरी ए नोट आ गया यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हमारे को टी निकालना है, टी यहाँ पे आ जाएगा 2.303, के की वैल्यू कितनी दी गई है 4.606 इंटू 10 की पावर -3, लोग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी गई है आपको 2 ग्राम, और इनिशियल के बाद में फाइनली रहनी कितनी चाहिए 0.2 ग्राम के लिए टाइम पूछा गया है। 0.2 को यहां से हम एलिमिनेट करेंगे, ऊपर कितना आएगा 20, यानी log 10, और यहां से आप देख पा रहे ये 2, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, कितना आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2, इन 2 में log 10 कितना होगा 1, ये कितना आ जाएगा 500 सेकेंड, कितना आ जाएगा बच्चों 500 सेकेंड, और आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एकदम सही होगा। ओके, आपकी स्क्रीन पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक सरफेस केमिस्ट्री से आपके पास में पूछा गया है कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, और ये जो यूज होता है जीटा पोटेंशियल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमारे पास में है वो एक प्रोसेस है और उसके अंदर इसका यूज होता है। ये डेवलप कब होता है, जब आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वल होता है, तब आपका जीटा पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप होगा। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, वहां पे चार्ज की स्टेबिलिटी होती है बच्चों, चार्ज की स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो ये होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन आपका क्वेश्चन ये आया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 ग्राम ऑफ Mg, उसके बाद में क्या दिया गया बच्चों 1 ग्राम ऑफ O2 गैस एंड 1 ग्राम ऑफ लिथियम, और उसके बाद आपको दिया गया है 1 ग्राम सिल्वर। तो देखो जो मासेज हैं सबके क्या है, इक्वल है, मासेज क्या है सबके इक्वल है, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, मोल इनटू में Na, यही होगा मेरे पास में। जो मोल होता है वो क्या होता है बच्चों, वेट अपॉन में क्या होगा, मोलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट। अगर मेरे को देखो Na तो सब में कॉमन रहेगा, अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो Na तो यहां क्या होगा, कॉमन ही रहेगा क्योंकि Na पार्टिकल्स है। अब बात आती है कि सर मोल, यानी जिसके मोल ज्यादा होंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। और मोल ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जिसका एटॉमिक वेट बच्चों क्या होगा, जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उसका मोल ज्यादा होगा। तो आप देखिए एटॉमिक वेट किसमें कम है, एटॉमिक वेट किसमें कम दिया गया है 1 ग्राम लिथियम, लिथियम का कितना दिया गया है 7। उसके अलावा जितने भी आप देखेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे रॉन्ग। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों, सी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर क्वेश्चन है आपके G3 कोड से, जो आपको दिया गया है। द मिक्सचर विच शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ये भी आपका डायरेक्टली जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। और आपको अगर पॉजिटिव डेविएशन के जितने भी एग्जांपल्स है अगर वो याद हैं तो आप देख लें कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। फर्स्ट और थर्ड जो है वो क्या है, सेम नेचर के, और सेम नेचर में जब भी
इंटरेक्शन होता है तो वो हमेशा क्या बनाते हैं बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और जो बी है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये तो बहुत ही फेमस हमारे पास में एग्जांपल है, क्योंकि ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनता है वो नेगेटिव बनता है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारे पास रह जाता है, दैट इज द एथेनॉल एंड एसीटोन, जो मिलके क्या करेंगे, आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और 166 नंबर का जो ऑप्शन नंबर है वो आएगा 4। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन रहा G3 कोड से 168 नंबर क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। अगेन, फाइंड आउट द सोल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इज 2 × 10 की पावर माइनस इट्स 15। तो आपसे पूछा गया है सोल्युबिलिटी। बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन, ऊपर से तो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में कॉमन आयन इफेक्ट। अगर आप देखते हो तो आपके पास क्या दिया गया है, NaOH से आपके पास में जो OH नेगेटिव है उसकी कितनी आ रही है वैल्यू, 0.1 मोलर। ठीक है, तो मेरे पास में सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होता है, Ni+2, इसकी कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, KSP ऑफ NiOH का होल ट्वाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही फेमस, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप इसके लिए क्या है बच्चों, यहाँ पे S और ये क्या है 2S की वैल्यू कितनी है 0.1। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये S और 2S की जगह क्या रखूंगा 0.1 का स्क्वायर। KSP कितना दिया गया है बच्चों, KSP कितना दिया गया है 2 × 10 की पावर -15, और सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी 2 × 10 की पावर -15 डिवाइडेड बाय 0.1 का होल स्क्वायर। ऊपर जाने पे क्या होगा बच्चों, ऊपर जाने पे सर आंसर आएगा, ये रहा आपका आंसर 2 × 10 की पावर -13। चेक ऑन योर स्क्रीन, दैट इज योर आंसर इज बी, इट्स बी -13, इट्स आंसर बी, सॉरी बी नहीं डी, इट्स डी। ओके, -13 आ रहा है दोनों में, लेकिन उसमें क्या होगा 2 × 10 की पावर -13। तो आपका आंसर कौन सा आएगा इसमें, डी। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf ऑफ द बेंजीन इज 5.12 kg पर मोल, उसकी यूनिट दी गई है। और क्या पूछा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपसे पूछा गया है, मोलिलिटी भी दी गई है, और क्या कहा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, एक तो इजी और ऊपर से अल्ट्रा इजी। एक तो इजी क्वेश्चन ऊपर से अल्ट्रा इजी और हो गया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मोलिलिटी भी दे दी गई है और Kf दे दिया गया है। तो सोने पे सुहागा हो गया बच्चों। डेल्टा, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1, Kf कितना दिया गया है 5.12, मोलिलिटी कितनी की है 0.078, ये नियरली कितना आता है 0.39 करके कुछ आएगा। और उसने क्या पूछा है 2 डेसिमल के अंदर पूछा गया है आपसे नियरली, तो अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा 0.40 केल्विन। इतना जो होगा इस सॉल्यूशन के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज इज गिवन। सुक्रोज एस्टो के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है बच्चों, ग्लूकोज फ्रक्टोज, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें देखना क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया गया है 2 × 10 की पावर 13 एट 300 केल्विन, और डेल्टा जी नोट की वैल्यू पूछी गई है। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो है ही। थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल में जब हम देखते हैं क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q, यही होता है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा 0, तो मेरे पास क्या आएगा 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q को इसमें चेंज कर देते हैं K इक्विलिब्रियम में, तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का RT ln KC, क्योंकि KC की वैल्यू दी गई है माइनस R कितना होता है 314, टेम्परेचर कितना दिया गया है 300, ln कितना होगा बच्चों, ln जो वैल्यू दी गई है 2 × 10 की पावर 13। ये रहा आपका आंसर। अब बताओ इस क्वेश्चन में करना क्या था, हर क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज पुट करके और उसने ऑप्शन बना दिए।
यही तो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है और क्वेश्चंस आप एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। चलो देखते हैं सर क्या होता है। देखो बच्चों, एडियाबेटिक की बात की है, एडियाबेटिक बोलते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए कि एडियाबेटिक कंडीशन कब होती है, जब आपका Q 0 हो जाए। ठीक है सर, इतनी तो आ गई थी। उसके बाद फिर क्या है, फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री की चीजें तो हमेशा ही खराब काम करती है। जब भी फ्री आया तो आपने काम करना हमेशा बंद कर दिया, क्यों काम करोगे नहीं। फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा बच्चों, हमेशा W = 0। बस डेल्टा U FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q + W। जब ये भी 0 ये भी 0 तो क्या होगा, डेल्टा U भी 0 होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया बच्चों, टेम्परेचर दिया गया है। और जो डेल्टा U होती है इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और तो टेम्परेचर पे गएगा तो इसमें टेम्परेचर कौन सा चेंज होगा, होना जाना कुछ नहीं है। डेल्टा T 0, क्योंकि जब हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि हमारा जो है टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी डेल्टा T क्या हो जाएगा, 0। यानी इसमें Q भी 0, W भी 0 और डेल्टा T भी 0। ऑप्शन डी को देखिए, आपने अपने चक्षु से देखिए, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी जो होगा वो एकदम अच्छा होगा। सही है, सही आंसर यही है। ठीक है बच्चों, चलो आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिजिकल केमिस्ट्री से। द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। एटॉमिक मास आपको दिया गया है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है अगर एक्चुअल में देखा जाए, लेकिन दिया क्या गया है, मोल्टन CaCl2। क्या दिया गया है बच्चों, मोल्टन CaCl2 आपको दिया गया है। जब आप इसको देखते हो तो क्या आएगा, Ca+2 और 2Cl नेगेटिव, यही आएगा। अब बात किसकी कर रहा है, Ca+2 की। Ca+2 कितना दिया गया है, 20 ग्राम। तो मोल्स ऑफ Ca+2 कितना हो जाएगा बच्चों, 20/40 = 1/2 मोल। ठीक है, अब इस रिएक्शन से देखिए, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद में आप देखते हैं कि 1 मोल Ca+2 आपको पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ फेराडे टू प्रोड्यूस करने के लिए कितना, Ca+2 से। तो 1 मोल Ca+2 रिक्वायर्ड फेराडे। फेराडे क्या होते हैं बच्चों, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। यहां पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो यहां कितना होगा, 2 फेराडे। बट 20 ग्राम मींस हाफ मोल। क्या है बच्चों, हाफ मोल। तो हाफ मोल Ca+2 रिक्वायर्ड फेराडे टू डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में 2F क्या आएगा, 1 फेराडे। ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ओके, तो आई होप आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किए होंगे और आपको कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के जो 16 क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब मेरे बाद में हमारे रेस्पेक्टेड HOD डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर आपसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की जो है वो डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, थैंक यू बच्चों। Okay, so good evening, all of you. Warm wishes from my side to all the students who are watching right now.
So we will be talking the part of organic and inorganic chemistry of NEET 2020. और एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्सियस इंस्टीट्यूट की छात्रा मुस्कान गुप्ता के फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए हैं, विच इज़ एन ग्रेट अचीवमेंट। तो ये सभी एक बहुत अच्छी खबर आपको मिल रही है, लेकिन मैं अपनी यात्रा जारी रखूंगा और आपके लिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। Is from the inorganic chemistry basically. We are starting with the inorganic chemistry. No, organic chemistry. All right. Raksha, should I proceed now? So, is it visible on the screen? No. Okay. So this question is. The reaction between benzaldehyde and acetophenone is in the presence of the dilute NaOH is known as। देखिए, dilute NaOH जो होता है वो दो टाइप की रिएक्शन दे सकता है। या तो आपके पास में कैनिजारो रिएक्शन होगी या फिर एल्डोल रिएक्शन होगी। कैनिजारो जो रिएक्शन होती है उसके लिए थोड़ी सी विग्रस कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एल्डोल रिएक्शन जो है वो ज़्यादा प्रिफर्ड होती है इन कंपेयर टू द कैनिजारो रिएक्शन। तो अगर कहीं पर भी पॉसिबिलिटी है एल्डोल रिएक्शन की तो आपके पास में पहले एल्डोल रिएक्शन कैरी आउट होती है। यहां पर आप देख सकते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन जो होता है, एसिटोफिनोन में आपके पास में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। एसिटोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो विजिबल ना हो तब भी आपको स्ट्रक्चर तो पता है कि एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होता है और उसकी वजह से आप एल्डोल रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो। आंसर होगा इसका क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, इट्स ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग This cannot be made in the good yield by the Woods reaction। देखिए, जो Woods reaction हमारे पास में होती है, Woods reaction में आप हमेशा हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स को सिंथेसाइज करने के काम में लेते हैं। अगर आपके पास में ऑड नंबर का एल्केन बनाना है तो उसके लिए जो रिएक्शन हम लोग काम में लेते हैं उसका नाम है कोरे-हाउस सिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जैसे मान लीजिए आप लेट्स सी वी टेक मिथाइल हैलाइड एंड इथाइल हैलाइड, तो वहां पर आपके पास में 3 एल्केन्स बनेगी जिसको सेपरेट करना ऑड नंबर वाली एल्केन को डिफिकल्ट होगा। तो ऑड नंबर वाली एल्केन यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रही है, जो आपके पास में हेप्टेन, इट हैज 7 कार्बन्स, तो आपके पास में ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स वहां पर है। तो ऐसे केस में वुड्स रिएक्शन से आप इसे नहीं बना सकते, कोरे-हाउस सिंथेसिस हम लोग इसके लिए काम में लेते हैं। चलिए, तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई स्पेसिफिकली डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में टाइप करके हमें बता सकते हैं। आगे चलते हैं प्लीज। बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। देखिए, पॉलीमर पॉलीआइसोप्रीन बहुत समय से आदिकाल से अनादिकाल से हम लोग जानते हैं कि ये सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन होता है। बेसिकली क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में था कि आपको सिस और ट्रांस ज्यादा ढंग से पता होना चाहिए था। इसका ट्रांस फॉर्मेट भी होता है जिसे हम गट्टा पर्चा कहते हैं। तो यह पर्चा बहुत आसान है, तो इस केस में आपसे नेचुरल पॉलीमर जो हम यूज करते हैं वो ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसे हम कह सकते हैं। आपसे पूछा है CO+H2, तो हम सभी जानते हैं ये सिंथेसिस गैस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। B2H6 आपके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, इसमें कहीं से कहीं तक संदेह नहीं है। और H2O2, तो आप इन सब चीजों को अगर आपस में मैच करते हैं तो फर्स्ट के हिसाब से थर्ड होना चाहिए, बी के हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए,
और सी के हिसाब से आपके पास में सेकंड होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट आता है। H2O2 की जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं डाइपोल जो बॉन्ड मोमेंट्स आ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और स्ट्रक्चर जो है वो लोन पेयर की वजह से, जो लोन पेयर, एक बार वापस से H2O2 चलाइएगा। हाँ, लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। जो स्ट्रक्चर ओपन बुक स्ट्रक्चर है वो बेसिकली प्लेनर नहीं, नॉन प्लेनर होती है। तो मेरे हिसाब से काफी सिंपल क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर। देखिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो टॉयलेट्स में एक्सेस में यूरिया होता है वो जो वाटर के कांटेक्ट में ऑब्वियसली होता है, टाइम के साथ साथ डिकम्पोज होता है, तो अमोनिया गैस रिलीज होती है जिसकी बहुत पंजेंट स्मेल होती है। जो स्पेसिफिक स्मेल जो होती है उसका रीजन आपके पास में अमोनिया होता है। और अमोनिया जब कॉपर Cu2+ के साथ में रिएक्ट करता है तो टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है, और उस कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से डीप ब्लू कलर जनरेट होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूरिया रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म A which will decompose to form B when passes through Cu2+, a deep blue color is obtained। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है और बहुत सालों से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सालों से आप इसे देख रहे हैं, आपने प्रैक्टिस पेपर्स में भी इसे सॉल्व किया होगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक। तो आंसर विल बी द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन आपके पास में एसीटोन, मतलब आप एक कीटोन की रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो मेरे हिसाब से इसमें एक 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जब भी आप, क्योंकि एक कीटोन जो है उसमें 2 R ग्रुप पहले से होते हैं, एक RMGX से आ रहा है, 3 R ग्रुप हो गए, तो आपके पास में एक 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। The following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce it। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। With the sodium is responsible for the transmission of nerve signal। देखिए सोडियम पोटेशियम पंप बहुत बार आपने शब्द सुना है, तो अगर सोडियम पहले ही मेंशन किया हुआ है तो अगला आपको पोटेशियम पर मार्क करना है। आसान क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं, पेपर बहुत आसान है, पेपर में कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी मेरे हिसाब से कोई ज्यादा संदेह परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। देखिए जीरो डाइपोल मोमेंट होने की कंडीशन क्या होती है कि आपके पास में लोन पेयर एब्सेंट हो और जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर हो। अगर ऐसा है, लोन पेयर एब्सेंट है, स्ट्रक्चर प्लेनर है, तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है। BF3 प्लेनर स्ट्रक्चर है। बेरिलियम डाई फ्लोराइड लीनियर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है। और 1,4 क्लोरोबेंजीन मतलब फर्स्ट पोजीशन पर है और फोर्थ मतलब पैरा पोजीशन पर है, तो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। BF3 हो, BeCl2 हो, CO2 हो या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो, हर एक केस में आपके पास में जो डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 आता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू MOT। तो हीलियम मॉलिक्यूल आप 1s2 इधर लिखेंगे, 1s2 वहां लिखेंगे, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके पास में सेम होंगे और बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में 0 आएगा। जब 0 आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हीलियम मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट एज फार एज MOT इज कंसर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये क्वेश्चन वो है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ हुई होगी। ये वो क्वेश्चन है जो अनएक्सपेक्टेड था लेकिन आ गया। देखिए अनिल अनियम मतलब 101, क्या वो मेंडेलिवियम का होता है? बिल्कुल होता है। अनिल ट्रियम मतलब 103, क्या वो लोरेंशियम का होता है? यस। जो आपके पास में थोरियम से स्टार्ट होती है सीरीज, 5F सीरीज थोरियम से स्टार्ट होती है, लोरेंशियम पे खत्म होती है, लोरेंशियम का होता है। बिल्कुल सही बात है। अनिल हेक्सियम 106, क्या सीबोर्गियम का होता है? बिल्कुल होता है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इनकरेक्ट आपसे पूछा है। फाइनल है
अनियम मतलब 1 1 1। तो 1 1 1 जो आपके पास में है, यहां पर आपके पास ऑप्शन है डर्म स्टेडियम। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एटॉमिक नंबर रेओंटिजीनियम का होता है, और रेओंटिजीनियम जो आपके पास में है उसका सिंबल होता है Rg। रेओंटिजीनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 1 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो इसके हिसाब से बैक करिएगा एक बार। इसके हिसाब से हमारे पास में जो इनकरेक्ट है वो डी ऑप्शन है। बहुत सिंपल पेपर है, सॉल्व करने जैसे हालात में तो पेपर है ही नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। नो। ऐसा, और आपको पता है कॉपर जो होता है तो कॉपर में सल्फर एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए 16 ग्रुप जो होता है सल्फर कंटेनिंग की वजह से उन्हें चैल्कोजेंस मतलब कॉपर जनरेटिंग। तो जो कॉपर जनरेटिंग है उसमें क्या होना चाहिए? सल्फर होना चाहिए। यहां पर जब सल्फर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, CO2 दे रखी है, बिल्कुल गलत है। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्किल मेथड। नो, निकल के लिए बहुत फेमस मेथड है मॉन्ड प्रोसेस। वैन आर्किल जो है वो टाइटेनियम के लिए यूज होता है, ये हम सभी जानते हैं। फोर्थ ऑप्शन है रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन। इज इट ट्रू? नेवर। जो रॉट आयरन होता है उसमें सिर्फ 0.1%, सिर्फ 0.1% कार्बन होता है। प्योरेस्ट फॉर्म है वो आयरन की। पिग आयरन ऐसा आयरन जिसको हम कहते हैं कच्चा लोहा, किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, एक स्टूडेंट की तरह होता है वो, उसे किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, रखा जा सकता है, ढाला जा सकता है, और डिफरेंट चीजें बनाई जा सकती है। तो पिग आयरन कैन बी मोल्ड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। यस, इट इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऑक्सीजन लिंकेज। देखिए, आपको जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताता हूं कि जब आपके पास में ऑक्सीजन लिंकेज की बात आए तो आप उस एसिड में जो मेन कंपोनेंट है, जो नॉन मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहा है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? प्लस में 6। अगर आप H2SO8 में फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा? 7 के आसपास आएगा। और जब ऑक्सीडेशन नंबर उम्मीद से ज्यादा आए तो मतलब वहां पर परऑक्सी लिंकेज एग्जिस्ट करता है। ये एक तरीका होता है मेरे हिसाब से। बाकी और कोई स्पेसिफिकली ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जिसमें आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा आ रहा है। और फिर भी परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड नाम में ही है जब नाम में ही लिखा हुआ है तो फिर ऑक्सीजन लिंकेज की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरी टीम मेरे साथ में बैठी हुई है और वो कह रहे हैं कि सर ये 11वीं क्लास के पेपर कैसे दे दिया नीट में। बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि अगर हम लोग इस वक्त एग्ज़ाम दिए होते तो शायद ऑल इंडिया टॉपर हम लोग ही होते। काफ़ी उत्साहित हैं कि सर अगर आप चाहें तो हम भी पेपर सॉल्व करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, ऐसा इनका कहना है। मैं बहुत जल्दी इनको आमंत्रित करूंगा आपके सामने। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कुछ अगर आप जो लोग देख रहे हैं अगर अपनी कोई बात कहना चाहें, कुछ वार्तालाप करना चाहें इस दौरान तो जरूर से हमें बताएं। आगे चलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म द पेंटुईन, इट्स एन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये लिखा हुआ है। मतलब पेपर ऐसा दिया है कि देखो तो जानो। आपको नॉलेज को साइड में रख दो, आंसर हम बता रहे हैं, आपको तो सिर्फ चीजें जोड़नी है। इतना आसान पेपर। और मुझे लग रहा है कि कट ऑफ बढ़ने वाली है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कोई संदेह नहीं है, बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉलो जस्तेव रूल, कोई संदेह नहीं है। सेजेफ रूल भी बोलते हैं इसे, जस्तेव इसे रशियन लैंग्वेज में कहते हैं। हमेशा केमिस्ट्री में रशिया और अमेरिका के बीच में माथाफड़ी रही है और उसकी वजह से इंडियंस को 2 नाम याद रखने पड़ते हैं। एक बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है। इसमें भी वही तकलीफ आपको दिखाई दे रही है। अब की बार एनटीए ने
रशिया का साथ ज़्यादा निभाया है, कारण शायद भारत और रशिया के बीच की मजबूत दोस्ती हो सकती है, जिससे वो चाइना को बीच में कंप्रेस कर पाए। क्या ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है? बिल्कुल है। क्या ये डिहाइड्रेशन है? कतई नहीं है। जब हेलोजन आपने लगा रखा है, ब्रोमीन आपके पास में है, तो आप HX बाहर निकालेंगे, आप HBr बाहर निकालेंगे, वाटर आने का कोई सवाल नहीं उठता है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। डी सिर्फ ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ए बी सी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट। एक क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। CO2 is used as a refrigerating agent for the ice cream। मुझे लग रहा है कि आइसक्रीम सही नहीं लिखी हुई है। आइसक्रीम अक्सर पिघल जाती है और इस वजह से उसकी स्पेलिंग भी बहुत बार चेंज हो जाती है। एंड फ्रोजन फूड, तो ऐसा कोई सबूत आदि अनादि काल में नहीं मिले हैं। डायरेक्टली इस क्वेश्चन के, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऑप्शन पर आते हैं। CO2, जो डी ऑप्शन है उसमें CO2 आएगा, क्योंकि दिख नहीं रहा है। जो डी ऑप्शन है उसमें CO2 है। CO2 इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। टोटली ट्रू। हमारे पास में आसपास CO2 होती है, हमें नहीं दिखती है, स्मेल भी नहीं आती है। ZSM-5 इट्स ए जियोलाइट एंड इट इज यूज्ड टू, एल्कोहल से पेट्रोल बनाते हैं। एल्कोहल आपके पास में होता है, बेकार क्वालिटी का एल्कोहल, उससे पेट्रोल बनाते हैं और एज ए फ्यूल हम लोग काम में लेते हैं। ये इसका एक बेसिक यूज है। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। टोटली रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। फुल रिंग की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये सब बातें आपको बताई जाती है। फिलहाल मैं जा रहा हूं ऑप्शन सी और डी के साथ में। ZSM-5 और CO2 इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें सी और डी दोनों को मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन है, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? तो टर्मिनल पोजीशन पर आपके पास में CH2 होना चाहिए। आप ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड को, CH2O मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपके पास में हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, कोई संदेह नहीं है दूर दूर तक। बहुत आसान क्वेश्चन, 11वीं क्लास का टावर भी इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो टोटली एड्जॉर्प्शन पर बेस होती है। जो आपके पास पेपर होता है उस पर आप डिफरेंट सब्सटेंस को एड्जॉर्ब करवाते हैं और पेपर उसमें एड्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसको आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जहां पर हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं वहां पर भी इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आजकल इतना ट्रेंड में है जिसमें आपके ऑक्साइड्स के बारे में पूछते हैं कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है। बहुत ट्रेंड में क्वेश्चन है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने का जो तरीका है उसकी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। एक बार आप सर्च करिएगा, ट्रिक टू रिमेंबर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक गाने की तरह वो ट्रिक बनाई हुई है। खैर ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। CO, N2O, और वाटर, CO, N2O और वाटर, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, कोई संदेह नहीं है। बेरियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, बेसिक होता है। एल्यूमिनियम बहुत फेमस ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक होता है। और Cl2O7 इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ द परक्लोरिक एसिड, तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो फर्स्ट न्यूट्रल, ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में थर्ड। शायद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमारी टीम के साथी मेरा जो साथ निभा रहे हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। वो आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो कह रहे हैं कि सर अगर आप चाहें तो हमें भी कैमरे के सामने भेज सकते हैं, हम भी एक बार अपना दर्शन देना चाहते हैं और बाकी लोगों का दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि पेपर बहुत सिंपल है, सिर्फ दर्शन करने जाना था और पर्चा सॉल्व हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूं NTA वालों से। NTA वालों, आपने NTA अभ्यास टेस्ट लॉन्च किया, उसमें जमाने भर के क्वेश्चन डाले, बच्चे कंफ्यूज हो गए।
कि क्या सोल्व करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। और आपने जो आज केमिस्ट्री का पेपर दिया है उसमें इतनी सारी बायोलॉजी क्यों पूछी है, मेरी समझ के बाहर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। लाइसिन इज एन बेसिक अमीनो एसिड, इट कंटेन्स मोर NH2 ग्रुप देन द COH ग्रुप। कोई सा भी अमीनो एसिड ऐसा होता है जिसमें NH2 ग्रुप का नंबर COH से ज्यादा होता है तो उसको हम बेसिक कहते हैं, COH का ज्यादा होता है तो एसिडिक कहते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, मैं जानना चाहता हूं क्या ऐसे क्वेश्चन नीट के लिए ही बचाए रहे थे या ये क्वेश्चन आपने NTSC के किसी पेपर से उठाए हैं। कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला होता है √n×n+2। Cr2 प्लस आपके पास में है, 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, 3d4 बचेगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए √n×n+2 से आप सॉल्व करते हैं तो 4.90 बोर मैग्नेटॉन आपके पास में आंसर होता है। नेक्स्ट, फिर से बायोलॉजी। इसका कोई आंसर मेरे हिसाब से तो बताने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी वाले बच्चे आंसर अच्छे से जानते हैं। मैं तो तौहीन समझूंगा अगर मैं इसका आंसर बताता हूं तो। अगर आप में से कोई इसका आंसर बताना चाहे प्लीज। सुक्रोज इज आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स, मेरे टीम के साथी भी कह रहे हैं कि सर हमें लगता नहीं कि क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, इसे छोड़ देते हैं, बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, हमसे भी बेटर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of, obvious सी बात है, R इफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है एल्काइल ग्रुप्स में। -I एल्काइल कभी शो नहीं करते हैं, बचता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर साथ में +I होता तो दोनों चले जाते, बट फिलहाल हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द याद करने वाला क्वेश्चन, एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, वो छाप दिया है। और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ये केटाइन बन गया और ब्रोमाइड, जिसके पीछे आपके पास में ब्रोमाइड दिया हुआ है, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, 16 कार्बन वाला ग्रुप सिटाइल ट्राई मिथाइल साथ में है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो आपका समय बचाते हुए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन Cr2O4 2- एंड Cr2O7 2- आर नॉट सेम। जी नहीं, बिल्कुल सेम होती है और प्लस में 6 होती है। इसके अलावा अगर आप बाकी किसी ऑप्शन को देखेंगे तो वो सभी ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, मतलब सही हैं, क्वेश्चन के हिसाब से सही है। हमको गलत छांटना था तो हमने गलत छांटा सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों में +6 है। नेक्स्ट प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये बहुत फेमस चीज है, बहुत समय से आप लोग जानते हैं कि अगर कोई इंसान एक बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गया है, हीटर चलाकर सो गया है, कार्बन वाला, कोयले वाला, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और उससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो अब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से कंबाइन नहीं होने देता और इंसान की डेथ हो जाती है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो डेथ का रीजन क्या था? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सेकेंड ऑप्शन पे आप विचार करिए, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नॉट एट ऑल। अगर ऐसा होता तो आदमी को तो शानदार हवा आती, मस्त ऑक्सीजन आती, लंबे समय तक जीता, लेकिन मर जाता है। उसका कारण क्या है? मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं कहूंगा कि नीट के लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स एज फार एज द CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज कंसर्न। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि जो हेलाइड्स होते हैं उनकी फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है
और हम ये कहते हैं कि कार्बन जिसमें डोनर होगा उसकी सबसे ज़्यादा होगी, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हेलोजेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, शुरू से जानते हैं। उसके बाद C2O4 2- है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन F- और HCN- में से अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो F- उससे बेटर लिगेंड है, या उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है इन कंपेयर टू द SCN- आयन। थायोसाइनेट कहें या आइसोथायोसाइनेट कहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये F- के बाद में आएगा। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, किसमें आपके पास में बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो बेंजल्डिहाइड तभी बनेगा जब आपके पास में जैम डाइहैलाइड बने। और जैम डाइहैलाइड कब बनेगा, या जैम डाइहैलाइड से आपके पास में जैम डाइऑल बनेगा। दो OH आ जाएंगे तो दो शेर एक जगह नहीं रह सकते, आपस में लड़ेंगे और वहां पर खून खराबा हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl पास की गई, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जो NTA वालों ने क्या सोचकर डाला है मेरी समझ के बाहर है, लेकिन क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है। मैं एक सेकंड रुक जाता हूं ये देखने के लिए कि किसी का कोई स्पेसिफिक कमेंट अगर आया हो, क्योंकि आपसे जब वार्तालाप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, कोई कमेंट नहीं है। आप छिपी नजरों से हमें देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वार्तालाप करते तो अच्छा लगता। इस क्वेश्चन को देखते हैं। HCl was passed through a solution of calcium chloride, magnesium chloride and NaCl. Which of the following compound crystallize? देखिए, सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं। अगर सी वाटर से पास करते तो मैं आंख बंद करके इसका आंसर टिक कर देता NaCl, क्योंकि वहां पर NaCl बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अच्छा, NaCl फर्स्ट ग्रुप में होता है तब भी इसके प्रेसिपिटेशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर सॉल्यूशन है तो वहां पर आपने कितनी देर HCl पास किया? क्या इस कॉन्सेंट्रेशन में कर दिया कि MgCl2 और CaCl2 भी प्रेसिपिटेट हो जाए? हालांकि उनके KSP की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आप प्रोसेस कैरी आउट करेंगे तो कभी ना कभी तो उनका के आयनिक KSP से ज्यादा होगा और वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। लेकिन NCERT कहती है कि NaCl ही प्रेसिपिटेट होता है, MgCl2 और CaCl2 तैरते रहते हैं। अब प्रेसिपिटेट कब होते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में पास करें। तो फिलहाल में NCERT जो हमारी पवित्र किताब है, NTA की भी पवित्र किताब है और CBSE बोर्ड की भी किताब है, उसे मानकर हम लोग इसका आंसर ओनली NaCl करते हैं। वैसे इसका आंसर NaCl, MgCl2 और CaCl2 तीनों जाना चाहिए, क्योंकि सी वाटर कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एनिसोल, देखिए एनिसोल आप जानते हैं, एनिसोल इज एन ईथर। तो अगर मैं एनिसोल की स्ट्रक्चर बनाता हूं, इट्स ए वेरी एग्जॉस्टिंग सेशन। हाँ, थोड़ा सा उसे कम कर दीजिए, एक सेकेंड स्ट्रक्चर आपको विजिबल करवा देते हैं। आप वहीं पर रुकिएगा रक्षा, वापस से सेट कर दीजिएगा, थोड़ा सा कम करिएगा। ओके, ऑल राइट। ये आपके पास में एनिसोल है। अगर आप इसकी रिएक्शन HI के साथ में करवाते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है HI की रिएक्शन और एनिसोल का, तो पहले प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन से आपके पास में ये चीज जनरेट होगी। अब I- आपके पास में रह गया है, तो I- के पास में दो ऑप्शन है, या तो वो यहां अटैक करे, जो पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल नहीं है ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये यहां पर अटैक करेगा और ये आपके पास में ग्रुप सेपरेट हो जाएगा। H यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आपके पास में जो सब्सटेंस बनेंगे, एक आपके पास में बनेगा फिनॉल और एक आपके पास में बनेगा CH3I। तो दो रिएक्शन कैरी आउट हुई है। पहला आपके पास में पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ है और उसके बाद में फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे वापस मेंशन कर देता हूं। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ है और सेकंड स्टेप में SN2 हुआ है। हुआ क्या है इसमें, आपके पास में OCH3 था, H पॉजिटिव चार्ज, और फिर I- ने अटैक किया यहां पर, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर से सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं है।
तो दो चीज़ें बनेगी, फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। आंसर आपके पास में हो जाएगा डी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। शायद आखिरी सवाल है, लास्ट सवाल। और अब अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, तो प्लीज आप मुझे बताइए, और अपनी अटेंडेंस जो लोग भी इसे देख रहे हैं जरूर से कमेंट करें। मैं चाहता हूं कि हमारी आपस में जान पहचान हो, हम आपस में जानकारी कर सकें, ऐसी मेरी इच्छा है। इसके बाद में हम लोग सारे क्वेश्चन की आंसर की एक साथ डिस्प्ले करेंगे आपके सामने, बट वैसे भी आपने आंसर टिक लगा लिए होंगे। अगर आप अपना एक बार नाम और अपनी जान पहचान बता दें तो मेरे लिए नेक्स्ट टाइम आपको रिकॉल करना बहुत आसान होगा। शायद हमारे बीच में लॉन्ग टर्मल जान पहचान बनी रहे। खैर, आखिरी सवाल है, और सवाल आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बिलअमीन टेस्ट। कार्बिलअमीन टेस्ट बहुत जाना माना टेस्ट है और हमेशा हमेशा प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है। तो यहाँ प्राइमरी अमीन आपको दिख रही है सी, दैट इज द एनिलीन। तो मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन है और कोई तकलीफ आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इस पेपर का एनालिसिस था। पेपर बहुत आसान है। एक आप अगर लिगेंड्स की जो फील्ड स्ट्रेंथ पूछी है उसको छोड़ दीजिए, और एक आप जो एटॉमिक नंबर वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है आप उसे मेंशन कर दीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो मेरे हिसाब से बहुत आसान है और कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। एक बार आप आंसर की जरूर से देख लीजिए, और अपने रिव्यूज़ इस वीडियो के बाद में कमेंट की फॉर्म में, चैट में नहीं, कमेंट की फॉर्म में ड्रॉप करना आप ना भूलें। ये मैं ज़रूर से एक बार आप कमेंट की फॉर्म में बता दें। आंसर की को डिस्प्ले करने में थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, 2 मिनट का समय दीजिए। केमिस्ट्री के आंसर की पूरी एक बार डिस्प्ले कर रहे हैं। ये बुक बहुत जल्दी सारे जाने माने स्टोर्स पर अवेलेबल होगी, इंक्लूडिंग अमेजॉन एंड द टॉप ऑफलाइन स्टोर बुक स्टोर्स of major cities of India. Very soon you will see it. इसमें काफ़ी वक्त लगा है, बहुत लंबा प्रोसेस लगा है. It took a lot of hard work from all the respective teachers of Celsius as far as chemistry department is concerned. तो मेरी तरफ से आज से इतना ही है. ये कॉड G3 की आंसर की आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. आपने इतनी ध्यान से सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. थैंक यू.